नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से स्वाद दे रहे होंगे। ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही खास क्लास है। इसके पीछे का कारण ये है कि इस क्लास को मैं बहुत कॉम्पैक्ट रखना चाह रहा था, हर एक छात्र के लिए इसको जरूरी रखना चाह रहा था, जिस वजह से इस क्लास को मैं रिकॉर्डेड ले रहा हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है और 2025 जब से शुरू हुई है, जो भी पेपर हो रहा है उसी पेपर में कम से कम 1 से 2 सवाल आ रहे हैं। और उन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए अब यहां पर हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन लेवल पर इसको कंप्लीट करेंगे। तो भैया, जितने भी आर्थिक सुधार 1991 में हुए हैं, क्यों हुए हैं, कारण क्या था, उसका प्रभाव क्या पड़ा, और जो सुधार थे वो सुधार क्या थे, इससे रिलेटेड थ्योरी पहले मैं इसको थ्योरी में ही पढ़ाऊंगा और जैसे ही थ्योरी इसकी कंप्लीट होगी फिर हम इसके रिलेटेड एमसीक्यूएस भी करेंगे और उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट। ये बात मैं आपको लिखित तौर पर दे सकता हूं कि इस क्लास से आपको डायरेक्टली सवाल अपने पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक आपको देखना है। बहुत एकदम कॉम्पैक्ट छोटी वीडियो रहेगी जिससे आपको समझ में आए। वीडियो जरूरी हो सकती है आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं सभी में, स्टेट पुलिस जैसे दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, सब इंस्पेक्टर और एसएससी की भी सभी एग्जाम्स के लिए। लेकिन क्वेश्चंस का जो कंपाइलेशन है वो रेलवे के अकॉर्डिंग है और स्टेट पुलिस के अकॉर्डिंग है। एसएससी कंपाइल जो वीडियो है वो आपकी बाद में आएगी, लेकिन थ्योरी इसकी पीसीएस तक के लिए इनफ होगी। और जो मैं बोल के आपको बताऊंगा उससे आपको जो आपका जीएस पेपर 3 होता है उसके लिए भी मदद मिलेगी। ठीक है। अब जीएस पेपर 3 आपको पता है कहां होता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। हर शिफ्ट में 2 सवाल पक्के हैं, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। अब बहुत ध्यान से समझना इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को क्या होता है। अब सबसे पहले तो बात होती है कि जी आर्थिक सुधार है, लेकिन उसके पीछे का रीजन होता है कि आर्थिक सुधार करने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपको बहुत ही कॉमन तरीके से बताता हूं कि आखिरकार क्या हुआ। भारत आजाद होता है 1947 में। इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त को। 15 अगस्त को हम होते हैं आजाद। आजादी की लड़ाई हमने लड़ी और हम आजाद होते हैं 15 अगस्त को। आजाद होने के बाद हमारे पास जो पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आपको देखने को मिलता है, दैट इज आर के शटमुगन शेट्टी। और शेट्टी साहब का यह मानना था कि हम अपनी जितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो लोगों के हित में रहते हुए उन डिसीजंस को लें। कारण क्या था कि अगर हम लोगों का हित नहीं चाहेंगे तो लोगों को अभी भी लगेगा कि वो अभी भी प्रिविलेज नहीं है, अभी भी वो गुलामी का सामना कर रहे हैं। इस वजह से लोगों के हितों पर हमने अपने आप को फोकस्ड रखा। सेम चीज आपने देखी कि हमने अपनी प्लानिंग को लेने के लिए अपनी जो भी प्लानिंग हमें करनी थी, सारी की सारी प्लानिंग हमने जितनी भी की, योजनाएं जितनी भी बनाई, वो हमने कहां से अडॉप्ट करी सर? योजना हमने अपनाई यूएसएसआर प्लान से। अब यूएसएसआर प्लान क्या होता है सर? इसी को बोला जाता है बेसिकली अब पब्लिक प्लान। पब्लिक प्लान बोलते हैं, यूएसएसआर प्लान बोलते हैं। और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, जो आज की डेट में रशिया है, सोवियत संघ। अब सोवियत संघ का प्लान क्या था? देखो, सोवियत संघ में एक प्लान चलता था 1928 में। यहां जोसेफ स्टालिन के द्वारा प्लान लेकर आया गया था जिसको बोला जाता है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान। अब इसी 5 ईयर प्लान को हमने अडॉप्ट कर दिया। इसी 5 ईयर प्लान को हमने अडॉप्ट कर दिया, ये इंडिया में आ गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थी? कि ये जो जोसेफ स्टालिन का 5 ईयर या पंचवर्षीय प्लान है, ये सामाजिक अवधारणा पर कार्य करता है। ये सामाजिक अवधारणा पर कार्य करता है। सामाजिक अवधारणा यानी सोशल इकोनॉमिक्स पर काम करता है। सोशल इकोनॉमिक्स पर यह काम करता है। देखो, बड़ी बात यह है कि इंडिया कह रहा है कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया दबाव में कह रहा है। एग्जैक्टली वो मिक्स्ड इकोनॉमी है ही नहीं, वो कर रहा है दबाव। और वो किससे दबाव ले रहा है? देखो, अमेरिका है वो प्राइवेट यानी कैपिटलिज्म पर चलता है, और जो रशिया है यानी जो सोवियत संघ था उस टाइम पे, वो भी एक तरीके से क्या, वो एक सोशल इकोनॉमी पे काम करता है। तो हम ना तो रशिया का बुरा बनना चाहते थे और ना ही बुरा बनना चाहते थे यहां पर अमेरिका का, जिस कारण से हमने उन दोनों के बीच का रास्ता चुना। और इंडिया खुद को डिक्लेयर करता है कि हमारे यहां मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारे यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैसी अर्थव्यवस्था? मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी इसका आप कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब इसका मैंने आपको बताया कि भाई एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बताया कि रीजन क्या था कि हम ना यूएसएसआर के लिए वो ना बनना चाहते थे ना यूएसए के लिए। एक दिक्कत इसमें बहुत बड़ी आ गई कि इसका क्या फायदा होता है। देखो, जितना इसका फायदा होता है उतना इसका नुकसान भी होता है। इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको चाहिए थी सत्ता में और ज्यादा पावर। हर कोई चाहता है कि उसके पास पावर हो, लेकिन पावर ज्यादा किसमें होती है? एक रूलर के पास या एक नेता के पास जो अधिक पावर होती है वो केवल सामाजिक दृष्टिकोण में ही होती है। अगर सामाजिक इकोनॉमिक्स वहां पे है, सरकार के हाथ में सारा कंट्रोल होता है। तो ये चीज यहां पर देखने को मिली कि हमें
भले ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कह के खुद को डिनोट किया, बट हम टिल्टेड किस तरफ थे, लेकिन हमारा अधिक जोर किस तरफ था? सर हमारा अधिक जोर किस तरफ है? वो है सर जी समाजवाद की तरफ या सामाजिक अर्थव्यवस्था की तरफ। सामाजिक अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट बिहेवियर हम यहां पर शो कर रहे हैं, ठीक है, हम टिल्टेड हैं इसकी तरफ। सर आपको कैसे पता? ये तो इंटरनल बात हुई। देखो कोई भी इकोनॉमिस्ट है वो भी इसी बारे में बात करेगा। प्लस बहुत कॉमन सी चीज देखिए, हमने चीजों को गवर्नमेंटल करने की कोशिश करी है। 1969 के अंदर जुलाई के महीने में 14 बैंकों को नेशनलाइज करा। वो प्राइवेट तरीके से अच्छे से काम कर रहे थे, बट स्टिल हमने क्या करा? उनको प्राइवेट करा, उनको गवर्नमेंटल करा। पहले प्राइवेट थे, उनको गवर्नमेंट कर रहे हैं। हम सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ा रहे हैं, लेकिन सिर्फ उस लोगों के हितों में तो था, लोगों के हितों में था। वही तो चीज है कि अगर हम लोगों का हित सोचेंगे तो वही तो सामाजिक अर्थव्यवस्था है, जिसमें सरकार के हाथ में पावर आ गई, वो बैंकों का कंट्रोल भी सरकार के हाथ में आ गया, तो सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ गया। ठीक है, तो ये एक अर्थव्यवस्था का एक्सपेंशन आपका हो गया। तो हो क्या रहा था? हो ये रहा था धीरे धीरे गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाती जा रही थी, बट हमारा एक्सपोर्ट उस लेवल पे नहीं बढ़ रहा था। प्लस फिर 1962 के अंदर हमारा जो एक युद्ध है वो चाइना के साथ हो जाता है, हार जाते हैं हम उस बैटल को। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ हो जाता है, उस बैटल को भी हम हार जा रहे होते हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से वहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी भी कोशिश करते हैं कि हमारे यहां पे अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा मतलब सामाजिक ना रखा जाए, एग्जैक्टली या तो मिश्रित रखें या हम इसको कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ाएं, बट वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। अब क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई है, इस वजह से धीरे धीरे दिक्कतें होनी शुरू हो चुकी हैं। हमारा जो जीडीपी रेट है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, या जो हमारी स्पीड थी वो स्पीड ग्रोथ की वो दब रही है। दबने के पीछे एक कारण यह भी था कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड है, और एक डेवलप्ड नेशन के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसका योगदान कम होता है, सर्विस सेक्टर का ज्यादा योगदान होता है। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि, द्वितीयक में उद्योग और तृतीयक में होती है सेवाएं। तो ये सब चीज हमें यहां देखने को मिली। तो ये एक प्रारूप था जो रेडी हो गया। ठीक है, इस प्रारूप के रेडी होने के बाद समझिए कि उस समय तत्कालीन प्लान किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहे थे। चलो भाई तत्कालीन प्लानों की बात करते हैं कि तत्कालीन प्लान क्या देखने को मिल रहे थे। अब ये स्ट्रक्चर क्या था? इस दौरान हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो धीरे धीरे भाई कम होता जा रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के पीछे कारण क्या था? दरअसल हमारे कुछ ऐसे लोग थे जो विदेशों में काम कर रहे थे। देखो एक होता है पेमेंट ऑफ बैलेंस, ठीक है, एक बैलेंस होता है, पेमेंट ऑफ बैलेंस होता है, ठीक है। मुद्रा संतुलन के लिए वो जरूरी होता है कि आपके पास अगर कोई भी भुगतान करने के लिए कोई भी पेमेंट आता है, आपको भुगतान करना है, देश को भुगतान करना है, तो उसमें से कुछ उसको विदेशी फंड देना पड़ेगा, कुछ भारतीय फंड देना पड़ेगा। तो इसलिए विदेशी धन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको लाने के लिए आपको विदेशों का धन भी चाहिए होगा। अब इंडिया क्या कर रहा था? इंडिया पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा था विदेशियों के लिए कि हमारे जो लोग विदेशों में जाके काम कर रहे हैं वो हमें वहां से पैसे भेजते हैं, ठीक है, मतलब अपने भारत में पैसे भेजते हैं, तो हमारे पास विदेशी धन का संचारण धीरे धीरे हो जाता है, यानी विदेशी मुद्रा हमारे भारत में स्टोर हो जाती है। लेकिन तब 1991 में खाड़ी युद्ध शुरू हो जाता है। अब खाड़ी युद्ध क्या था? इसको बोला जाता है बेसिकली गल्फ वॉर। अब ये गल्फ वॉर आखिरकार था क्या? देखो गल्फ वॉर में जहां एक तरफ आपको देखने को मिलता है इराक का नाम आपने सुना होगा सद्दाम हुसैन से रिलेट करते हुए कि इराक एक ऐसा कंट्री है जो अपनी मोनोपोली चाहता था। कहां चाहता था? पूरे के पूरे ऑयल एक्सपोर्टिंग में चाहता था कि हम ही सबसे आगे हों, और सद्दाम हुसैन वाज हिज प्राइम एग्जांपल। अब इराक भैया क्या काम करता है? इराक कर देता है कुवैत के ऊपर अटैक। कुवैत के ऊपर ना सिर्फ अटैक करता है बल्कि कुवैत पर कब्जा भी कर लेता है, ना कि सिर्फ अटैक बल्कि कब्जा किया। कुवैत हेल्प के लिए किसके पास जाता है? देखो जहां हेल्प के लिए सब जाते हैं कुवैत भी वहीं जाता है। कहां पे? अमेरिका के पास। तो यूएसए ना सिर्फ खुद हेल्प करता है प्लस 34 कंट्रीज को हेल्प के लिए एग्री कर लेता है। 34 कंट्री मिलकर इराक के ऊपर अटैक करती हैं, और तब इराक को हराने में ज्यादा समय तो नहीं लगता बट टाइम तो लगता ही है। लेकिन जितने भी ऐसे लोग हैं जो यहां पर थे, ठीक है, कुवैत या इराक के अंदर ऑयल एक्सपोर्टिंग में थे, जहां मेजरली इंडियंस थे, उन सब के जितने भी फॉरेन जो पेमेंट होता है उनका उस पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और खाड़ी युद्ध के कारण स्थिति खराब हो जाती है, जिस कारण तेल की कीमतें बढ़ गई। इंडिया को जितना भी इंपोर्ट करना था तेल पहले तो वो बढ़ गया, प्लस जो विदेशी श्रमिकों के द्वारा होने वाले धन का प्रेषण है वो भी कम हो गया। तो इंडिया के पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए चाहिए धन था वो कम होता चला गया। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का धन कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। सिर्फ यही एक कारण नहीं था, एक दूसरा कारण एक और था जो यहां लिखा हुआ नहीं है। उस कारण को समझिए।
वो कारण दरअसल ही कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है कि भाई भारत के अंदर जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो किसकी तरफ टिल्टेड है, सामाजिक अर्थव्यवस्था की तरफ। सामाजिक अर्थव्यवस्था कहां चलती है, तो ये यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ में चलती है, जो वर्तमान में क्या है जी, वर्तमान में रूस है। अब रूस का डिसइंटीग्रेशन मतलब रूस का विभाजन पहली बार कब हुआ जी, रूस का विभाजन होता है पहली बार 1991 में। हम टिल्टेड किसकी तरफ थे सर, या हम तो मिश्रित, या तो हम यूएसए की तरफ टिल्टेड थे या हम यूएसएसआर की तरफ टिल्टेड थे। अब वो भी बिजी है, वो भी हेल्प नहीं कर सकता, ये भी हेल्प नहीं कर सकता। अब दोनों ही व्यवस्था हमारी ठप होती जा रही हैं। अगर हम अपने आप को पूंजीवादी की तरफ बढ़ाएं वहां भी दिक्कत, अगर हम अपने आप को सामाजिक की तरफ बढ़ाएं वहां भी दिक्कत, तो दोनों ही दिक्कतें खराब हो जाती हैं और देश की हालत हो जाती है खस्ता। तो देश की हालत यहां खस्ता हो जाती है क्योंकि यूएसएसआर हेल्प नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसका विघटन हो जाता है और इसके विघटन के कारण ही हमारे ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। विदेश में सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, हर एक देश में, जितने भी दुनिया में देश है सब पे इंपैक्ट पड़ा। लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत अधिक सामाजिक होने के कारण हमारे पास जो विदेशी धन था वो कम होता चला गया। ना सिर्फ विदेशी धन कम हुआ बल्कि जो राजकोषीय घाटा है वो कुल जीडीपी का 8% रह गया, 8% बढ़ गया, मतलब ये एक्सपेंड हो जाता है 8%। अब जीडीपी के घाटे का 8% पहुंचना ये बहुत बड़ा संकेत था उस समय में कि अर्थव्यवस्था कभी भी डगमगा सकती है। यही नहीं, जो हमारा चालू खाता घाटा था वो जीडीपी का 2.5% हो गया। करंट ईयर में भी हम घाटा जो रजिस्टर कर रहे हैं, आज की डेट में हम नहीं करते बट तब कर रहे थे, ठीक है। तो याद रखना 8% है, कुछ किताबों में ये 7.5% भी दिया गया है जो कि ज्यादा सही माना जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मुद्रास्फीति की जो गणना है वो दोहरे अंक में चली गई। सरकार ने ये बात कभी स्पष्ट नहीं करी है कितनी गई थी, लेकिन कहती है कि दोहरे अंक में चली गई। इसका मतलब है कि हमारी जो मुद्रास्फीति 5% होनी चाहिए थी, लेकिन वो कितनी है भाई, बहुत बढ़ गई। मतलब जो सामान आज आपने 100 रुपए का खरीदा, ठीक एक साल बाद वही सामान आप 120 या 125 का खरीद रहे हो एक साल में। ये होता है सर, कितना ही फर्क पड़ गया, ये क्या बात हुई। करोड़ में देखो ना एक बार, जो जमीन पे तो बहुत इन्फ्लेशन बढ़ता ही होता है, तो नॉर्मल से भी ज्यादा बढ़ रहा है 40%। तो जो जमीन का टुकड़ा लास्ट ईयर 100 करोड़ का था वो 140 करोड़ का हो गया 101 साल में। हाँ जी, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन इंपैक्ट। तो इसकी वजह से मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है और जिस वजह से लोगों के ऊपर और बोझ बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों पे बोझ बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार था, जो भारत के ऊपर जितना भी फॉरेन अमाउंट था, जो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अमाउंट के तौर पर है, वो केवल 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो ये तो बहुत सारा है, नहीं, इंडिया को चलाने के लिए केवल 15 दिन के लिए इनफ है, लेकिन 15 डेज के बाद जरूरत पड़ने वाली है बहुत हैवी। तो एक दिक्कत ये भी थी, अगर हम इन्हें 15 दिन तक सस्टेन नहीं कर पाते तो दिक्कत हो जाती। अब इन्हीं चीजों को संभालने के लिए एक बड़ी दिक्कत एक और हो जाती है कि 1991 में तमिलनाडु के अंदर चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे राजीव गांधी जी, और वहीं पर कुछ तमिल ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमन बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाते हैं, और वहां पर 1991 में डेथ हो जाती है राजीव गांधी जी की, जो देश के लिए एक बड़ा सेटबैक है क्योंकि वो रिफॉर्म लेकर आ रहे थे इकोनॉमिक्स में। और उन्हीं के बाद देखने को मिलता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो कौन बनते हैं, यहां पर जो पीवी नरसिम्हा राव, पीवी राव आपको देखने को मिलते हैं। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में पीएम के पद को संभालते हैं। उन्होंने इस स्थिति को देखा, उनके दिमाग में एक ही बात आई, पेचीदा स्थिति है, इसको संभालने के लिए जो क्षमता है वो केवल एक ही व्यक्ति रखता है, वो है मनमोहन जी। तो मनमोहन जी के अलावा किसी और के पास क्षमता ही नहीं है, तो मनमोहन यादव हैं, जो मनमोहन सिंह जी हैं। तो मनमोहन सिंह जी यहां पे आपको देखने को मिलते हैं कि वही यहां पर मैटर को संभाल सकते हैं, और इसी वजह से पीवी नरसिम्हा राव जो हैं वो कहते हैं कि भाई मैं मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट करता हूं, और सेम डे से ये दोनों वर्किंग में आते हैं। इसके बाद इनके द्वारा बहुत सारे चेंजेस लेकर आए गए, जो चेंजेस कई प्रकार से होंगे, कुछ तत्कालीन प्रभाव होंगे, कुछ ऐसे प्रभाव होंगे जो इनके द्वारा बिल्कुल ही लेटेस्ट लाए गए, जो अब से पहले कोई नहीं लेके आया। उन्हीं को पढ़ना हमारी आज की जिम्मेदारी है, तो हम उनको पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। इन कारणों को आप समझ लेना, इन्हीं कारणों की वजह से सारा मैटर हुआ था, ठीक है, याद रखिए। अब हम देखते हैं कुछ उन्हीं प्रभावों को कि प्रभाव किस प्रकार से आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। अगर हमने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया तो हम विदेशी धन कमा नहीं पाएंगे, और विदेशी धन अगर कमा नहीं पाए तो देश की स्थिति को कोई सुधार नहीं सकता। विदेशी धन बढ़ाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है मनी डिवैल्यूएशन। आप अपने मनी को भारत के अंदर कम कर दीजिए, तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो भारत से एक्सपोर्ट करते हैं वो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो ताकि वो ज्यादा पैसा कमा पाए। मनी को डिवैल्व कर दिया गया। पहले हम करते हैं 1 जुलाई 1991 को, यह पहली बार ऐसा डिवैल्यूएशन था
जो कि हमने 2 फेजेस में करा। तो भाई 1 जुलाई 1991 को इसको डिवेल्व करके हमने कितना कर दिया, 9% डिवेल्व करा। बात नहीं बनी, ठीक 2 दिन के बाद 11% का डिवेल्वेशन और करा, तब जाकर एक्सपोर्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। सर ऐसा क्यों होता है? देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं कि $1 जो है, ठीक है, $1 जो है वो 60 रुपए का है, ठीक है, $1 60 रुपए का, लेट सपोज, या 80 चल, आजकल तो 85 चल रहा है, चलो 80 मान लेता हूं यार, मैं कैलकुलेशन आसान कर लूंगा, चलो 90 मान लो, 90 गलत हो जाएगा, 80 मान लो कहोगे फिर तो तुम तो देशद्रोही हो, अरे नहीं यार 80 मान लेते हैं, चलो। अब इसको हम डिवेल्व करके कर देते हैं, $1 को 100 रुपए, तो ये कंडीशन 1 हो जाती है और ये कंडीशन 2 हो जाती है। दिस इज कंडीशन 1, ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है, ये कंडीशन 2 है। अब एक बात समझना बहुत ध्यान से, अगर $1 की कीमत 80 रुपए है, एक आदमी अपने सेब बेचता है, सेब बेचता है, कॉमन प्रोडक्ट है, आर्टिकल है, कुछ भी बेच सकता है। एक आदमी ने विदेश के अंदर अगर अपने 100 किलो सेब बेचे, तो 100 किलो सेब बेचे, एक किलो सेब की कीमत कितनी है, $1, $1 पर केजी का रेट चल रहा है। तो अगर ये इतने सेब बेचेगा तो इसको फायदा होगा 8,000 रुपए का। अब गवर्नमेंट कर देती है डिवैल्यूएशन, गवर्नमेंट ने काम करा, पैसे कम कर देते हैं, डिवेल्व अगर कर दिया तो $1 की कीमत 100 हो गई, तो इस आदमी को 80 की जगह ना, ये जो 80 की जगह फायदा कितना होगा, सीधा 100 का, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको सीधा फायदा होगा कितना, 10,000 का, ठीक है। तो जहां 8,000 बनने थे उसके अब उसके 10,000 बनने लगे, तो एक्सपोर्ट बढ़ गया, ऑब्वियस ही बात है, एक्सपोर्ट बढ़ना तय था। तो ये था मास्टर प्लान। दूसरा, हमने स्टेबिलिटी लेने के लिए हमने क्या करा, हमने अपने स्वर्ण भंडार को गिरवी रख दिया। अच्छा, हमने सोचा था कि हम स्वर्ण भंडार को गिरवी रखने के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, चोरी चुपके करेंगे, बट जब ये जा रहा था तो एयरपोर्ट पर हादसा होता है, जिसकी वजह से वो बात न्यूज एंड मीडिया में लीक हो गई, और फिर गवर्नमेंट को लिया गया घेरे में, फिर उनको कोष्टक में ले लिया गया, ठीक है। तो याद रखना, आरबीआई ने जुलाई 1991 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास अपना स्वर्ण भंडार गिरवी रखा, लगभग $400 मिलियन जुटाए थे। सेम चीज 1991 में राष्ट्रीय चुनावों के दौरान यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को 20 टन सोना, 20,000 किलो, ठीक है, 20, ठीक है, 20 आपको देखने को मिल जाएगा, 20,000 kg, 20,000 किलो सोना बेचा गया था, जिसमें लगभग $200 मिलियन जुटाए थे। वर्ष की शुरुआत में सरकार ने आईएमएफ से लगभग $2 बिलियन का आपातकालीन लोन लिया था, ठीक है। अच्छा, इन जितने भी यहां पर सुधार हो रहे हैं, इनको टीना भी कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीना। What is TINA? There is no alternative. There is no alternative. इसलिए इनको टीना कहा जाता है। तो टीना का मतलब मैंने बताया, there is no alternative. इसका कोई और विकल्प नहीं है, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। ये था रीजन। क्यों है? क्योंकि मैंने बताया कि अगर नहीं करा तो हम दिवालिया हो जाएंगे। अब ये सुधार थे जो तत्कालीन किए गए, बट इसमें मनमोहन सिंह ने पहली बार ऐसी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, जिन इंट्रोड्यूस करने के बाद मैटर ही अलग हो गया। इससे पहले क्या होता था कि हमारे यहां चलता था, जितने भी सिस्टम ना, परमिट सिस्टम चलता था। परमिट सिस्टम में क्या होता था कि एक आदमी को अगर भारत के अंदर कुछ भी काम करना है तो जगह जगह उसको जो है जाना पड़ेगा, हर जगह लाइसेंस करना पड़ेगा। तो लाइसेंस राज बोलते थे, परमिट राज बोलते थे, तो कुछ भी बोलिए आप, ठीक है, ये चलता था, ठीक है। ये बात आपके मम्मी पापा भी आपको बताते होंगे कई बार, ठीक है, अगर आप उनसे बात करते हैं तो वो परमिट राज भी चलता था। बट ये तो हो गए आपके एकदम से उपाय, लेकिन अब हम बात करते हैं जो एग्जैक्टली एलपीजी सुधार जिनको कहा जाता है। तो एलपीजी सुधार क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इसी वजह से इसको एलपीजी बोला जाता है। उदारीकरण क्या होता है? देखो, उदारीकरण एक ऐसी नीति होती है जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप भारत में कोई भी व्यापार स्टार्ट करना चाहते हो तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से कर सकते हो। अब ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम क्या होता है? पहले क्या होता था, 1956 में भारत के अंदर एक एक्ट आता है, लाइसेंसिंग एक्ट। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्ट आता है, इंडस्ट्रियल एक्ट मानो आप सीधा, एक इंडस्ट्रियल एक्ट आया था। इंडस्ट्रियल एक्ट जो साल दर साल आते थे, पहले 48 में आया था पहला। फिर औद्योगिकरण अधिनियम, इसको हिंदी में भी लिख लीजिए। फिर आप कहते हो कि जी हिंदी में जरूर लिखो, तो अब देखो आपको पता ही है, ठीक है, कि भाई एकदम खासम खास है? औद्योगिक अधिनियम आता है कब? 1956 में। तो जो औद्योगिक अधिनियम आया, इसने कहा कि व्यापार करने के लिए
आपको एक लाइसेंस की जरूरत होगी जो सरकारी कार्यालयों से मिलेगा। अब सरकारी काम जो है वो आप जानते हैं, इवन खुद राजीव गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था 1989 में कि अगर मैं यहां खड़े होकर 1 रुपया भेजूंगा ना तो घिस घिस के आपके पास 20 पैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो उनको भी अपनी सरकार पे पूरा भरोसा था। ठीक है, उनकी सरकार उनकी बात पे खरी उतरेगी। ठीक है इसका मतलब था कि गवर्नमेंट के कामों के अंदर दिक्कतें थी। इसी वजह से उदारीकरण लिबरलाइजेशन नीति के तहत सिंगल विंडो सिस्टम दिया गया। सिंगल विंडो सिस्टम दिया गया कि आपको जो भी लाइसेंस वाइसेंस परमिट जो भी लेना है एक ही जगह मिल जाएगा। जगह जगह चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, जितना तेज हो सके उस प्रोसेस को उतना तेज किया गया। तो सिंगल विंडो सिस्टम इसको बनाया गया। इसको बोलते हैं तीव्र प्रक्रिया। ठीक है, इसको बोलते हैं तीव्र प्रक्रिया अधिनियम। ठीक है, इसके बाद हमने एक और काम किया, इसमें देखो समझना, नई व्यापार नीति लाई गई, लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार किया गया, गैर आवश्यक आयात को निर्यात से जोड़कर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया। कहा कि जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा एक्सपोर्ट पर ध्यान देना होगा। हमने एक्जिम को स्क्रिप्ट कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हमने 1982 के अंदर स्टैब्लिश किया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इस पर सब्सिडी हटा दी गई, इस पर सब्सिडी हटा दी गई और निर्यातकों के लिए निर्यात के मूल्य के आधार का व्यापार योग्य एक्जिम स्क्रैप पेश किया गया। मतलब पहले क्या होता था कि एक्सपोर्ट करने के लिए आपके ऊपर टैक्स लगता था, उस टैक्स को कम कर दिया गया कि आप जितना एक्सपोर्ट करना चाहें उतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मोटिव क्या है? मोटिव है पैसा विदेश से कमाना, फॉरेन जो हमारे जो जितने भी फंडिंग है ना, फॉरेन फंडिंग, उसको बचाना। ठीक है, इस नीति में आयात पर राज्य के स्वामित्व वाली फर्मों का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, जिससे निजी क्षेत्र स्वतंत्र रूप से आयात करने में सक्षम हो गया। पहले क्या होता था कि आयात करने के लिए आपको एक गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। गवर्नमेंट पहले आपको परमिट देगी कि ठीक है आप आयात कर सकते हो, इस वजह से आयात में देरी होती थी। अब वो सिस्टम खत्म कर दिया गया, आयात कोई भी प्राइवेट कंपनी कर सकती है। अब आज की डेट में जैसे देखते हो कि भाई कोई भी कंपनी प्राइवेट कर ली, जैसे आप भी कई बार alibaba.com से कुछ ही मंगा ले रहे हो, आप गवर्नमेंट से परमिशन थोड़ी ले रहे हो। तो ये सिस्टम तब इंट्रोड्यूस किया गया। इससे क्या हुआ कि विदेशों से सामान सीधे यहां आ रहा है, हम विदेशों को सामान सीधे भेज रहे हैं। ठीक है, विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। गवर्नमेंट के पास डेटा होता है, दैट इज रियल फैक्ट, बट इसके लिए ना हमें गवर्नमेंट से पहले प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, तीसरा, लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया। जैसे मैंने बताया इंडस्ट्रियल एक्ट में इसको लाइसेंस राज अधिनियम बोलते थे। अब लाइसेंस राज अधिनियम को 1991 में लिबरलाइजेशन के तहत खत्म कर दिया गया। ठीक है, याद रखना। ये तो थी उदारीकरण। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये निजीकरण क्या होता है। अब निजीकरण के अंदर पहले तो FDI, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये समझना ये क्या होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसमें कोई भी विदेश की कंपनी है, अगर वो भारत के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर, अगर वो भारत के किसी भी कंपनी के अंदर चाहती है कि भैया वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करे, तो क्या वो कर सकती है? जी हाँ, अब वो कर सकती है 51%। पहले कितना कर रही थी? 50% कर रही थी, अब 51% भारत में निवेश कर सकती है। सीधे तौर पर भारत में वो निवेश कर पाएगी। ठीक है, याद रखना। दूसरा, आपको देखने को मिलता है कि इसके अंदर जितने भी स्वचलित अनुमोदन पेश किए गए थे, मतलब किसी से परमिशन नहीं ले लिया, अब जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो अगर इन्वेस्ट भारत में करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। प्लस खुले बाजार कर दिए गए। खुले बाजार कर देने का मतलब क्या होता है कि इन परिवर्तनों ने भारत को व्यापार करना सरल बना दिया, जिसके बाद वर्षों में विदेशी वस्तुओं निवेशों में वृद्धि हुई। अब हो क्या रहा है, जैसे आप हो, मान के चलो आप सिंगापुर के, आपको भारत के अंदर व्यापार करना है। अगर आप भारत में आओ और सीधा कंपनी डाल दो तो आपको तो मजा आ गया, किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ी। वहीं अगर आप भारत में आओ और आते ही आपसे कोई पूछ ले कागज कहां दे रहे, योग्यता है, तो आपकी दिक्कत होगी, आप उस व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। प्लस आपकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी यार, वहां तो लोग परेशान करते हैं। आज की डेट में आप देखते हो दुबई के अंदर हेडक्वार्टर से मेजरली चीजों के देखते हो, दुबई में मैच करा ले रहे हैं। दुबई के अंदर देखो ICC इतना बड़ा है, फिर भी दुबई में हेडक्वार्टर है। क्यों है? टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम है। अब तो हालांकि वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है, बट नहीं थे। अब से ठीक में 1.5 साल पहले की बात, नो टैक्स ही नहीं थे, इसलिए लोग वहां जा रहे हैं, इसलिए वहां बस रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके पीछे का एक मेजर रीजन हो सकता है। इसी वजह से खुले बाजार कर दिए गए। प्लस बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी इंडिया की, जिनको प्राइवेट कर दिया गया। प्राइवेट कैसे करोगे जी? प्राइवेट करने का मतलब सर जी ये है कि उन कंपनियों को ये कह दिया गया कि इनको हम प्राइवेट कर देंगे, सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, या तो लिमिटेड करेंगे या प्राइवेट। तो इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा कि जब उनके स्टॉक्स को मार्केट में उतारा जाएगा तो गवर्नमेंट के पास सीधे पैसे आएंगे, जो भी लोग उन स्टॉक्स को खरीदेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन यहां से शुरू हुआ। ठीक है, सिक्योरिटी और बॉन्ड्स को मार्केट में उतारा गया, तो गवर्नमेंट के पास वो भी पैसा खिंच के आ गया जो लोगों के पास था, क्योंकि गवर्नमेंट को फिलहाल में इसी चीज की जरूरत थी।
क्या एक देश के लिए सही होती है? जितने भी विकसित देश होते हैं उनके पास यही स्थिति काम करती है। अमेरिका पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन पे काम करता है, लेकिन हमारे देश की नीतियां कुछ इस प्रकार की बनी हुई हैं कि हम सीधे तौर पर सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देते हैं, सोशलिस्ट पे। ठीक है, तो ये तो खैर अपने अपने विचार हैं। ठीक है, ये अपने अपने विचार होते हैं दरअसल। इसके बाद हम बात करते हैं जो तीसरा प्रभाव है ग्लोबलाइजेशन। वो बहुत आसान है समझना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये आर्थिक नीतियां होती हैं। इसमें हम अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ देते हैं। जैसे बहुत सारे वैश्विक बाजारों से जोड़ने का मतलब है, जैसे हम WTO का सदस्य बनने के योग्य हो गए। हालांकि वो 1995 में बना था WTO, उसके बाद 1995 में हम उसके सदस्य बन गए। क्यों? क्योंकि हम ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। अगर विश्व में किसी चीज में प्रभाव पड़ रहा है सामान की किसी कीमत में, तो वो हमारे यहां पड़ रहा है। ठीक है, गेहूं के रेट बढ़ रहे हैं, वो हमारे यहां भी बढ़ रहे हैं। तो हमने अपने आप को इंटरलिंक कर दिया इंटरनेशनल लेवल पर, जबकि अभी तक हम इंटरलिंक ही नहीं थे। तो अब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एग्जैक्टली ओपन इकोनॉमी हो गई। अब से पहले वो एग्जैक्टली ओपन इकोनॉमी नहीं थी, पहली बार ऐसा हुआ कि वो एग्जैक्टली ओपन इकोनॉमी हो गई। तो हमने क्या करा, यहां पर हमने ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत करी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि स्वयं को एक बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना लेना। तो याद रखना कि सुधारों को भारत का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के साथ एकीकृत करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करना है, निर्यात को बढ़ावा देना, पूर्व रुपए के अधिक अवमूल्यन और नई नीतियों के साथ भारत विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धित हो गया। भारत का जो प्रोडक्ट है अब वो ज्यादा जगह पे पहुंच रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो थ्योरेटिकल मैंने आपको समझाई। अब कई बार इसमें ना कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं। इस समय प्रधानमंत्री कौन था, इस समय वित्त मंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, तो ये सब चीजें भी एक बार देख लेते हैं। तो बड़ी कॉमन तरीके से पहले पेज पे आपने देख लिया था, बट फिर अब फोकस तरीके से देखते हैं। इस समय आपको देखने को मिलते हैं जो पीएम थे, वो पीएम आपको देखने को मिलते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी राव आपको देखने को मिलते हैं। इस समय प्रेसिडेंट पहले आर वेंकट रमन थे, लेकिन 1992 में उनका पद खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं शंकर दयाल शर्मा। तो SD शर्मा आते हैं बाद में, पहले शुरुआत में आर वेंकट रमन, उसके बाद SD जो है आपके शर्मा आते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इसका इन समय शंकर दयाल शर्मा थे और बाद में आते KR नारायण। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर आपको देखने को मिलते हैं कि ये पूरे टाइम पर अपने एक ही रहे, मनमोहन जी। तो ये हो गए मिसलेनियस सवाल। मैंने दोबारा से बताऊं, आर वेंकट रमना, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा। वाइस प्रेसिडेंट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं शंकर दयाल शर्मा और उसके बाद KR नारायण। ठीक है जी हाँ, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं सीधे तौर पे क्वेश्चंस के बारे में। अब क्वेश्चंस का आंसर बहुत बढ़िया ढंग से आप कर पाएंगे। ठीक है, बहुत आसान होगा। प्लस अब देखो, सारी चीज अभी क्लियर नहीं हुई होंगी। अब क्वेश्चंस जब आप करोगे तब सारी चीज आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए बेहतरीन ढंग से अब हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल का जवाब खुद से देने की कोशिश करना। ठीक है, मैं एक्सप्लेन सीधा करता जाऊंगा, आपका समय बचाना है। सवाल है कि भाई वैश्विक के कारण विभिन्न देशों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ। अब देखो, वैश्वीकरण क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरनेशनल मार्केट में इंटीग्रेट हो जाना। ठीक है, तो मान के चलिए कोई गांव की कंपनी थी, वो किसी शहर की कंपनी से जुड़ गई, तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन। इंडिया है, इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ गया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सर, उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। जितने भी ऐसे लोग थे उनमें कंपटीशन बढ़ गया, अरे मैं ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा बना दूंगा, बहुत ज्यादा। दूसरा, उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में कोई बदलाव नहीं हुआ, उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा कम हो गई, प्रोड्यूसर्स के अंदर जो प्रतिस्पर्धा है वो कम हो गई। देखो, इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। तो ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट है वो कई अलग अलग प्रकार से पड़ता है, कई प्रकार से अलग अलग तरीके से वो जो प्रभाव है पड़ता है। और पहले प्रभाव की अगर मैं बात करूंगा कि अगर ये यहां पर होगी तो क्या होगा। देखो भाई, अब कंपटीशन क्यों बढ़ जाएगा? देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि बाहर जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे। तो जो प्रोड्यूसर पहले 100 चीज बना रहा था, अब वो 200 बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो विदेश में बेच सकता है। ठीक है, तो यहां पे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, प्रोड्यूसर ज्यादा माल बनाने लगे। अगर प्रोड्यूसर ज्यादा माल बनाएंगे तो क्या होगा? इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगी। यही तो वैश्वीकरण का हमारा लॉजिक था। तो एकदम परफेक्टली फाइन, इसका पहला आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। देखो भाई, अगर मैं बात करूं 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत सरकार के द्वारा वित्तीय क्षेत्र में किए गए सुधारों में से कौन से सुधार थे? कौन सा सुधार था पूछा है। ठीक है, विदेशी संस्थागत निवेशियों को भारतीय वित्त बाजार में निवेश करने की अनुमति देगा, अलाउइंग फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। क्या बाहर के विदेशी लोग हमारे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। खैर, इसके अलावा सभी बैंकों को नई शाखाएं खोलने के लिए RBI की आवश्यक स्वीकृतियों को
स्वीकृतियों की आवश्यकता कर दी गई। मतलब अब क्या कहा गया कि अगर कोई नया बैंक खोलना चाहता है तो आरबीआई कम कंडीशंस में उसको बैंक खुलवा लेगा, एकदम परफेक्ट। बट पहला यार, फाइनेंशियल मार्केट्स को हमने स्टेबिलिटी नहीं दी है। हमने मना कर दिया कि अभी विदेशी लोग हमारे यहां इन्वेस्ट तो कर सकते हैं बट हमारे स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं डाल सकते। तीसरा, बैंकों को भारत और विदेशों के संस्थान जुटाने की अनुमति दी गई। बैंक वर अलाउड टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया, नहीं, बिल्कुल नहीं दी गई। जनरेट ये हमने करी नहीं, हमने कहा कि भाई इस प्रकार के जनरेशन हम नहीं करेंगे, विदेशी अनुमति नहीं देंगे, वो गवर्नमेंट है जो करेगी, ठीक है, बाकी लोग नहीं करेंगे। तो ओनली 2 इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन का लेवल बहुत बहुत मतलब मजबूत, कुछ कर रहा ही लेवल है इसका, ठीक है। इस सवाल का भी आप मजबूत तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी आए कि किस तरीके से चीजें आपकी यहां पर चल रही हैं, ठीक है। इसकी क्लैरिटी लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए बन जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए बनेगा। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या कह रहा है, वैश्वीकरण का भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, हमारे इंटरलिंकिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसने व्यापार की आत्मनिर्भरता को, स्वायत्ता को बढ़ाया, सेल्फ रिलायंस को हम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इट हैज रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ फॉरेन मार्केट की डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, ठीक है। इट हैज इंक्रीज द वॉल्यूम एंड डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेड एंड चैलेंजेस ऑफ ट्रेड, इसने इट रिड्यूस कंपटीशन, रिड्यूस करा, बिल्कुल नहीं करा, कंपटीशन को बढ़ाया था। चैलेंज ऑफ ट्रेड, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, बट इसने एक काम करा, इसने व्यापार की मात्रा और विविधता को बढ़ा दिया, ठीक है, इसने डाइवर्सिटी को बढ़ा दिया। अब लोग अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं सो दैट कि वो ग्लोबल मार्केट में बिक पाए, ठीक है। तो डाइवर्सिटी को बढ़ाया इसने, बेस्ट एग्जांपल है कि इसने डाइवर्सिटी को बढ़ाया, दिस इज द बेस्ट थिंग, ठीक है, डाइवर्सिटी को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट, बड़ी बात है कि भारत का लुक ईस्ट पॉलिसी तैयार होती है। अब ये वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला बेस्ट क्वेश्चन है, लुक ईस्ट पॉलिसी कौन लेकर आता है। यार लुक ईस्ट पॉलिसी जो है यही थी जो 1991 से लेकर 92 के बीच में काम कर रही थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। और लुक ईस्ट पॉलिसी लेकर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन फॉरेन जो रिफॉर्म्स है, ठीक है, इंडियन जो है फाइनेंशियल रिफॉर्म कहा जाता है। दो लोगों को, या तो पीवी राव को बोलते हैं या मनमोहन सिंह को बोलते हैं, ऑप्शन के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। बट लुक ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है, हम यहां पे किसको कह रहे हैं, हम ये लुक ईस्ट पॉलिसी बोल रहे हैं कि हमें उनको देखना है, किनको, जो वेस्टर्न्स हैं हमारे। वेस्टर्न्स कौन है हमारे, जो यूएसए है, ब्रिटिशर्स हैं, वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं, हमें उनकी तरफ देखना है। नेक्स्ट, इसके बाद 5वां क्वेश्चन, स्वतंत्र, अब ये कह रहा है स्वतंत्रता के बाद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र और रोजगार की संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है। हम ये कह रहे हैं कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इसके बारे में सही है, जो हमारी जीडीपी को बताएगा, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद से। रोजगार के अनुपात में काफी गिरावट आई है लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा नहीं। अच्छा, हम कह रहे हैं कि जो हमारे जीडीपी है उसके अंदर कृषि क्षेत्र जो है वो कम नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं कि जो हमारी जीडीपी है उसके अंदर जो कृषि क्षेत्र है वो हमारा यहां पर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र रोजगार दोनों का अनुपात काफी बढ़ गया है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र भी बढ़ रहा है, रोजगार भी बढ़ रहा है, दोनों का अनुपात काफी बढ़ गया है। अच्छा, इंडस्ट्री कहां जाएंगे फिर, खैर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र और रोजगार दोनों का अनुपात काफी कम हो गया है। अच्छा, तीसरा, कृषि क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में योगदान अनुपात में काफी गिरावट आई है लेकिन कृषि क्षेत्र पर निर्भर रोजगार में आई। बहुत बढ़िया, सवाल का मतलब समझिए। सवाल ये कह रहा है कि भाई भारत के अंदर जीडीपी में क्या फर्क पड़ा। देखो मैं एक आपको ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहूंगा। वो क्या रहा है, एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, हम जीडीपी से, एग्रीकल्चर वाली जीडीपी से कितना कमा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर वाली जीडीपी से हम जो कमा रहे थे वो कुछ इसी प्रकार से गिरा था। तो यह जीडीपी पे हमारी निर्भरता, ठीक है, जीडीपी हमारी निर्भरता, हमारी जीडीपी मान के चलिए 100% टोटल होती है, तो इसमें से लगभग आप मान के चलिए 40% जीडीपी हम एग्रीकल्चर से ले रहे हैं, एग्रीकल्चर से ले रहे हैं। अब इसमें एक लाइन और ड्रॉ करूंगा कि इसमें पॉपुलेशन कितना काम कर रही है। तो जो पॉपुलेशन इसके अंदर काम कर रही थी, जो पॉपुलेशन इसके अंदर काम कर रही थी वो पॉपुलेशन नहीं कर रही थी, वो पॉपुलेशन कांस्टेंट इतनी ही चलती जा रही है। जो पॉपुलेशन शुरुआत में जितनी चल रही थी वो पॉपुलेशन इतनी ही चलती जा रही है। मतलब अगर पहले इतने लोग खेती कर रहे थे तो आज भी लोग इतने ही खेती करना है, बट जीडीपी का जो रेट है वो जहां 40 था अब वो कितना हो चुका है, लगभग मान के चलिए 30 के आसपास आ गया है। ठीक है, तो ये हो रहा था, हम एग्रीकल्चर में तो गिर जा रहे थे लेकिन जो लोग इसमें काम कर रहे थे वो अभी भी इतना ही काम कर रहे थे। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी। कृषि के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के अनुपात में काफी गिरावट आई है लेकिन कृषि क्षेत्र पर निर्भर रोजगार में नहीं आई। दैट इज द परफेक्टली फाइन। अगला सवाल आपको देखने को मिलता है, नेक्स्ट बढ़िया सवाल होगा, देखते हैं क्या है कि भारत में आर्थिक सुधार उपाय औपचारिक रूप से कब लागू हुए।
पूछा जा रहा है कि औपचारिक रूप से जो हमारे यहाँ एलपीजी इंपैक्ट्स है वो कब लागू हुए थे, औपचारिक रूप से इसके अंदर पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई भी काम होता है जो औपचारिक तौर पर शुरू होता है या तो अप्रैल में शुरू होता है वो जुलाई में। ठीक है, अप्रैल ऑप्शन में नहीं है, जुलाई ऑप्शन में। तो जुलाई 1991 में एलपीजी सुधार को लागू किया गया था, एलपीजी को लागू किया गया। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, ठीक है, अब पूछ रहा है अगला, 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ये अच्छा सवाल है। तो इस समय प्रधानमंत्री आपको पीवी नरसिम्हा राव देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, पीवी नरसिम्हा राव के बाद नेक्स्ट हमारे पीएम कौन बने थे? नेक्स्ट पीएम बने थे अटल बिहारी जी, लेकिन इनकी सरकार गिर गई थी बाद में, है ना। वो डायलॉग आपने सुना होगा कि सरकारी बनेंगी बिगड़ेंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। आज मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आज मैं एक वोट से इस चुनाव के अंदर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट को हार गया। दुख मुझे इस बात का है कि हमारा विपक्ष कहता है कि हम देश को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट वाज लेजेंडरी डायलॉग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप पूछ रहे हैं भाई कि वर्ष भारत में वर्ष 1946 से 78 में विमुद्रीकरण हुआ था। तीसरा विमुद्रीकरण है वो किस डेट को हुआ था? तो ये तीसरा विमुद्रीकरण के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये मोदी जी का टेन्योर आपको याद होगा, क्योंकि यहीं पर आपको तीसरा विमुद्रीकरण आपको देखने को मिल रहा है, मोदी जी के टाइम पर जो आपको देखने को मिला था। ठीक है, और याद रखते हैं आपका बहुत सारे लोगों का जन्मदिन भी हो सकता है 8 नवंबर में। ठीक है, जिस समय एक गाना भी फेमस हुआ था, वो जो शादी की माला उठा के आता है, पंजाबी गाना था, काफी फेमस हुआ था। ठीक है, चलो दैट वाज 8 नवंबर 2016। ठीक है, चलो, विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि पुराने नोटों को खत्म करके नए नोटों को चला देना। इसको नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है विमुद्रीकरण को। निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का हिस्सा नहीं था? तो भाई अगर बात करूं, सेंट्रलाइजेशन जो है वो इसका हिस्सा नहीं था, क्योंकि भाई एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तो हिस्सा था ही। नेक्स्ट, अगर हम बात करें आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? सर वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। ठीक है, याद रखना। हमारे पहले जो है आर के शटमुखन शेट्टी हमारे पहले आपको वित्त मंत्री देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि कौन से वित्त मंत्री थे जब भारत ने 1991 में औद्योगिकरण के लिए उदारीकरण नीति को स्वीकार किया था? उस समय वित्त मंत्री कौन थे जब भारत ने 1991 में औद्योगिकरण के लिए उदारीकरण नीति को स्वीकार किया था? वित्त मंत्री भाई सीधी बात डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, अगला सवाल आपके सामने है। भारत में, ठीक है, भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य और तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, अब ये है बहुत बढ़िया सवाल कि रीजन क्या था, कि हमें इनको क्यों अपनाना पड़ा, इसके पीछे का बड़ा रीजन क्या चल रहा था। किसी ना किसी कारण से तो हमने इनको अपनाना पड़ा था, तो वो अपनाने के पीछे का जो मुख्य कारण था वो क्या था? तो उस कारण को समझिए। दैट वाज बेसिकली क्या वो फिजिकल डेफिसिट था। देखो इस समय जो फिजिकल डेफिसिट था लगभग 7.5% की कमी पर चल रहा था। ठीक है, लेकिन ये एक बड़ा रीजन नहीं था। रीजन क्या था? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है, भुगतान संतुलन का संकट। अब भुगतान संतुलन क्या होता है, यानी इसको एक दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, विदेशी भंडारण में कमी। विदेशी भंडारण में कमी। तो विदेशी भंडारण में कमी जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर आप जो गवर्नमेंट है अगर वो पेमेंट करना शुरू करती है, देन उसमें विदेशी भंडार की एक लिमिट होती है कि इतना विदेशी भंडार पेमेंट में देना पड़ेगा, इतना आपको इंडियन मनी देना पड़ेगा। देखो भारत का पैसा हम छाप सकते हैं, बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पैसा जो हमारे पास एक फॉरेन एक अमाउंट होता है ना फिक्स, वो कहां से लाएंगे? अब उसी की वजह से डगमगा गए हम। हमारा जो बैलेंस शीट है वो मेंटेन नहीं हो रही थी। इंडियन मनी हम छाप सकते थे, बट द पॉइंट इज कि हम विदेशी धन कहां से लेकर आए। तो वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो यहां पर आया, जिस वजह से मैटर हुआ। मेजरली लोग इसमें इन्फ्लेशन छाट देते हैं, जो कि गलत है। इन्फ्लेशन बढ़ती है अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक से काम नहीं करता। ये ठीक होना चाहिए, ये बड़ी सबसे बड़ी बात है। ये नई आर्थिक नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष आती है? 1991 में आती है, ये हर कोई जानता है। 1991 जुलाई के महीने में लागू हुई है। 14th क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि भाई प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर इकोनॉमी जो होनी चाहिए वो प्लान्ड होनी चाहिए, प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 की एक किताब है जिसको एम विश्वेश्वरैया, मोकादिशुम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा लेकर आया गया था 1934 में, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। दैट इज वेरी परफेक्ट बुक। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सेवा कर जो सर्विस टैक्स है पहली बार इंट्रोड्यूस कब हुआ? सर पहली बार सेवा कर 1994 में इंट्रोड्यूस आपका होता है, 1994 में। और ये किसके थ्रू हुआ था? सर ये एलपीजी जो पॉलिसीज हैं इन्हीं की वजह से यहां पर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये थे भाई कुछ क्वेश्चन। साथ में कुछ क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेलीग्राम पर भी डलवा दूं। तो इस पूरी वीडियो के अंदर काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा।
और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से मुझे काफ़ी बेहतरीन ये वीडियो लगी, ठीक है। और काफ़ी बेहतरीन होने के पीछे कारण यही है कि इसमें से आपके वो 2 क्वेश्चन ज़रूर कवर हो जाएंगे। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बस इनको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। बाकी मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।